नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नर्मदा जयंती पर गौरीघाट में आयोजित होने वाले भंडारों और साउंड बॉक्स के उपयोग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजन समितियों और साउंड बॉक्स संचालकों की एक बैठक संपन्न हुई। 16 फरवरी को नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में गौरीघाट और अन्य स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साउंड बॉक्स और डीजे लगाए जाएंगे। लिहाजा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजन समिति और साउंड संचालकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को प्रशासन के निर्देशों से अवगत कराया और यातायात को दृष्टिगत रखते हुए भंडारों का आयोजन करने की सलाह दी है। वहीं साउंड और डीजे एवं टेंट संचालकों को भी निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। ये कंट्रोल रूम में नर्मदा जयंती को लेकर भंडारा जो आयोजित कर रहे हैं नर्मदा जयंती पे ग्वारी घाट पे, और जो डीजे और साउंड बॉक्स और टेंट वाले हैं उनकी बैठक ली गई। उनको आवश्यक जो निर्देश हैं वो दिए गए कि वो अनुमति लेकर ही और निर्धारित डेसिबल के साउंड बॉक्स ही वहाँ पर लगाएं। भंडारे के भी जो आयोजन हो वो इस तरह से हो कि यातायात बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, इस तरह की उनको समझाइश दी गई है और जो है बैठक की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने महत्वपूर्ण टिप्स दिए। पुलिस लाइन में संचालित एसपी की पाठशाला में आए छात्रों ने भी सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। पुलिस लाइन में आयोजित एसपी की पाठशाला में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। निःशुल्क पाठशाला में उन्होंने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए और उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। आज एसपी की पाठशाला जो जबलपुर पुलिस लाइंस में चलती है 2020 से चल रही है, और उसमें फिज़िकल और साथ में क्लासेस चलती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पुलिस लाइन के बच्चों की और जो गरीब वर्ग से बच्चे आते हैं उनको कराती है। उसमें आज हमारे यहाँ प्रोग्राम था जिसमें 9 बच्चे जो अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 8 लड़कियां हैं, उनका आज फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था। और लगातार हमारे यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हर साल जो काफ़ी बच्चे इस एसपी की पाठशाला से सिलेक्ट होते हैं। एसपी की पाठशाला में आए छात्रों ने कहा कि उन्हें इस क्लास में काफ़ी कुछ सीखने मिलता है जो उनके लिए उपयोगी है। देश के रक्षा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों के संगठन AIDEF की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयुक्त निर्माणी खमरिया में आरंभ हुई। बैठक के पूर्व विशाल रैली भी निकाली गई। AIDEF की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हो गया है। इसके पूर्व खमरिया सहित अन्य रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। संगठन के नेताओं ने बताया कि OPS लागू कराने के साथ ही सरकारी संस्थाओं के निगमीकरण को रद्द कराना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए लगातार आंदोलन किए जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की बैठक, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की बैठक कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज 14 तारीख को हमने विधिवत हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन किया और लगातार आज से 3 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर आयोजित की जाएगी। और इन 3 दिनों में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे कि विदित है कि आज रक्षा कर्मचारियों के ऊपर जो वज्रघात हुआ है, हमारे संस्थानों को जो निगम कर दिया गया है, उस निगम के खिलाफ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन लगातार संघर्षरत है। आगे हमको क्या कार्यक्रम करना है, क्या योजनाएं हैं, हम सरकार से किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे, इसी को लेकर ये 3 दिन गहन चिंतन होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि कर्मचारियों का हक है, उसके लिए भी इस मीटिंग में कुछ निर्णय लिया जाएगा। आज का जो ये ऐतिहासिक जुलूस, ये जुलूस आने वाले दिनों में हमारे कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ और ये जो एनपीएस स्क्रैप करना है और एनपीएस के खिलाफ हमारी ज्वलन समस्याओं के प्राप्ति के हेतु
सभी लोगों ने, जबलपुर के लड़कों ने, यानी हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी हैं सभी फैक्ट्री के, डिपो के और 506 के सब लोगों ने, MES के सब लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ ये सफल जुलूस निकाला, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष के नाते मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। यहाँ से ये संदेश जाना चाहिए, हमारी वर्किंग कमेटी जो कल सुबह से चालू होगी, ये संदेश जाना चाहिए कि हम किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए और सरकार से लोहा लेने के लिए हर वक्त तत्पर और तैयार रहते हैं। बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। बसंत पंचमी के अवसर पर सिविक सेंटर स्थित सिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में 1100 कलमों से मां भगवती का विशेष अर्चन किया गया। पूजन के बाद अभिमंत्रित कलमों यानी पैनों को छात्र छात्राओं में वितरित किया गया ताकि मां सरस्वती की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के दौरान बसंत पंचमी के दिन बगलामुखी मंदिर में मां भगवती का माता सरस्वती के रूप में पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ 1100 कलमों से माता रानी का विशेष अर्चन हुआ। हम सभी लोग आज गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर, आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी हम सब लोग यहाँ मना रहे हैं। आज भगवती सरस्वती माता का यहाँ पर पूजन होगा, अर्चन हो। कलम, जो कलम होती हैं, कलम से, जिनको हम पेन बोलते हैं, उन कलम से 1100 कलम से भगवती सरस्वती माता का यहाँ पर अर्चन होगा। उसके बाद भगवती के सरस्वती के बीज मंत्र होता है, उसको अभिमंत्रित करके जो बच्चे हैं यहाँ पर, उनके यहाँ पर लिखाया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है, जिससे हमको भगवती सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या विशालाक्ष्मी विद्याम देहि नमोस्तुते। भगवती सरस्वती इच्छा, क्रिया, ज्ञान शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। उनकी उपासना करने से भगवती सरस्वती की कृपा हमको प्राप्त होती है। अनुष्ठान के पूर्ण होने पर अभिमंत्रित कलमों को विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं में वितरित किया गया ताकि वर्ष भर सब पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। पतित पावनी मां नर्मदा के संरक्षण एवं शुद्धिकरण की मांग को लेकर 1100 दिनों से निराहार व्रत कर रहे समर्थ भैया जी सरकार का जबलपुर आगमन 15 फरवरी को होने वाला है। समर्थ भैया जी सरकार इन दिनों पैदल नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। नर्मदा परिक्रमा कर रहे समर्थ भैया जी सरकार का 15 फरवरी को जबलपुर आगमन होने वाला है। नर्मदा मिशन के सदस्यों का कहना है कि समर्थ भैया जी नर्मदा संरक्षण और शुद्धिकरण की मांग को लेकर 1100 दिनों से निराहार व्रत कर रहे हैं और अपने शिष्य मंडल के साथ इन दिनों पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। जबलपुर आगमन के दौरान कई स्थानों पर उनके स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य दादा गुरु पिछले 1100 से अधिक दिनों से निराहार हैं मां नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण के लिए। इसी तारतम्य में 27 नवंबर से उन्होंने पैदल मां नर्मदा की परिक्रमा शुरू की है, जिसके तहत वह कल जबलपुर पहुंचने वाले हैं। उनका जबलपुर में कार्यक्रम इस तरह से है, कल वह जबलपुर पहुंचेंगे, दोपहर को 12 बजे स्नेहवंदा फार्म में दोपहर का विश्राम भोजन प्रसादी। इसके पश्चात जबलपुर के विभिन्न मार्गों से मदन महल, छोटी लाइन फाटक, रामपुर होते हुए ग्वारी घाट पहुँचेंगे। कल शाम को ग्वारी घाट की महाआरती में सम्मिलित होंगे। परसों 16 तारीख को दिन भर वे जबलपुर में उपलब्ध रहेंगे। नर्मदा मिशन के सदस्यों का कहना है कि भैया जी सरकार गौरी घाट में आयोजित होने वाली नर्मदा महाआरती एवं चुनरी अभिषेक सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रामपुर तिराहे के पास हॉकर जोन के बाहर सड़क पर लगने वाला सब्जी एवं फल का बाजार यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। नासूर बन चुकी इस समस्या से हजारों लोग परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। रामपुर तिराहे पर हॉकर जोन के बाहर सड़क पर लगने वाला फल सब्जी बाजार आवागमन बाधित कर रहा है। 6 महीने पूर्व ही नगर निगम के अन्य क्रांति दल द्वारा सड़क पर जमे इस मार्केट को हटाया गया था, लेकिन ये फिर काबिज हो गया है और यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। हॉकर जोन में अतिक्रमण हो गए हैं, ठेले टपरे जमा लिए गए हैं
और इन्हीं अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा सड़क पर दुकानें लगाई जा रही हैं, जो जाम और सड़क दुर्घटनाओं की वजह बनी हुई हैं। शाम का जो समय है 5 बजे से 8 बजे के बीच में इधर से निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। जो अंदर सब्जी वालों को मार्केट दिया गया है, वहाँ पर ठीक से दुकानें नहीं लग रही, सड़कों तक फैल गया है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें और ठेले लगे हुए हैं, जिस वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। जब मार्केट साइड में दिया हुआ है तो पूरे सब्जी वालों को वहाँ पे अलॉट हुई है दुकानें, उसके बाद भी यहाँ लगाते हैं। आप देखिए पार्किंग की जगह है पूरी, तो पार्किंग के लिए गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिलती है। उसके बाद ये लोग लगाते हैं आधी रोड पे ठेले, उसके बाद इनको खरीदने वाले और रोड पे रोक के लगाते हैं, तो पूरी रोड जाम हो जाती है। शाम को आप आके देखिएगा तो यहाँ आने जाने की रास्ता नहीं रहती, ग्राहकों को दिक्कत होती है, हर किसी को दिक्कत होती है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाई जाने वाली फल और सब्जी की दुकानों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। रामपुर तिराहे पर नगर निगम द्वारा बना दिया गया अघोषित कचरा घर लोगों का जीना मुश्किल कर रहा है। कचरा घर से उठने वाली बदबू के कारण क्षेत्रवासियों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी शिकायत तक सुनने को तैयार नहीं हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना की पहली शर्त ही ये है कि शहर में कहीं कचरा घर नहीं होगा। इस योजना के लिए शहरवासियों से बाकायदा सेवा शुल्क भी वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद रामपुर तिराहे पर एक कचरा घर आबाद है। यहाँ बड़ी मात्रा में कचरा डंप किया जा रहा है, जिसकी बदबू के कारण लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि हॉकर जोन के पीछे बने इस अवैध कचरा घर को लेकर कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो आपने सफाई देखी, इधर हम लोगों की दुकानें हैं। दुकानों के सामने एक तो ये दीवार बनी हुई है, जिसके कारण इधर व्यापार हो नहीं पाता, और व्यापार ना होने के साथ साथ इधर गंदगी इतनी फैली है कि इधर आपने खुद देखा कि आपका सांस लेने में दिक्कत जा रही थी। तो आप सोचिए हम लोग व्यापार कैसे और किस प्रकार करते होंगे। गंदगी के कारण अपनी दुकानों के पास जा नहीं सकते, और गंदगी तो आप देख ही रहे हो, उसका रूप तो यही है। और सामने एक दीवार है, दीवार के कारण कोई अंदर आता नहीं दुकान में, नहीं यहाँ कौन आएगा। और पीछे गंदगी तो आप देखें, ये गंदगी अब देखिए, पीछे खुद देखिए आप, इसके कारण कौन है, पब्लिक आते ही नहीं। यहाँ गंदगी बहुत होती है और स्मेल बहुत आती है, इसलिए हम लोग मजबूरी में बाहर दुकान लगाते हैं। कस्टमर हम लोग की रुकते नहीं हैं, स्मेल आती है, इसी चक्कर से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, मंडी से बाहर निकल आए हैं। अघोषित कचरा घर और सड़ांध मारती गंदगी ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा यहां लगातार बना हुआ है। इस मामले में जब नगर निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी संभव मनु आयाची से संपर्क करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हो पाया। रांची तहसीलदार की कार्यप्रणाली से आक्रोशित कलेक्ट्रेट एवं तहसील के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को एक शिकायत सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन और तहसील कार्यालयों के अधिवक्ताओं ने रांची तहसीलदार राजीव मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना को एक शिकायत पत्र सौंपा है। वकीलों का आरोप है कि प्रकरणों के निराकरण के लिए उन्हें भटकाया जाता है और आर्थिक मांग भी की जाती है। शिकायत का हमारा जो भावार्थ था वो यह था कि तहसीलदार रांची राजीव मिश्रा जी, उनके द्वारा जो है मनमाने कार्य किए जा रहे हैं और रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके संबंध में हमने उनको कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। आज जो हमने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है उसमें 2-3 बातें मुख्यतः हैं। पहली बात यह है कि जो तहसीलदार महोदय हैं वो अपने टेबल पे नहीं बैठते हैं, पीठासीन अधिकारी के रूप में जो बेंच में बैठा जाता है उसमें बैठते नहीं हैं, केबिन में बुलाते हैं, लोगों से केबिन में डील करते हैं। अधिकतर वकील साथियों ने बताया कि वो अंदर पैसे की मांग करते हैं, ये पूछते कि भाई तुमको कितनी फीस मिल रही है, यार तुमको अगर 1 लाख मिल रही तो यार हमको भी 50,000 रुपये इसमें आधा पैसा दिलवाओ। तो इस तरीके से कई अधिवक्ताओं को वो परेशान कर रहे हैं और पैसे न देने पर केस खारिज कर देते हैं। अधिवक्ताओं ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बेलखाड़ू के समीप एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नाले में घुस गई। गनीमत ये रही कि बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोट नहीं आई।
पुलिस के अनुसार गड्ढे में बस के अगले टायर का पट्टा टूट गया, जिससे बस नाली में घुस गई। इस दुर्घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और यात्रियों को बस से उतारकर दूसरी बस से जबलपुर पहुंचाया गया। इसके बाद बस को नाले से बाहर निकलवाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि बस दमोह से जबलपुर आ रही थी। बरेला क्षेत्र में फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में वर्ष 2018 से फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे के अनुसार आरोपी शिवशंकर गुप्ता आधारताल क्षेत्र का निवासी है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2018 में बरेला क्षेत्र में एक बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त की थी और इस मामले में वो घटना के दिन से ही फरार था। 2018 का मामला है। इसमें धाराएं 420, 467, 468 आईपीसी की लगी हुई थी। इसमें पूर्व में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। वर्तमान में एक शिवशंकर गुप्ता करके है, ये आधारताल के रहने वाले हैं। इनको राउंड अप किया गया है और मामले में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें और भी जो एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। मामला एक्चुअली क्या है कि ज़मीन किसी यानी जो आदमी है नहीं उसके नाम से इन्होंने ज़मीन को बता करके विक्रय किया था। इस प्रकार से जो मैटर है टोटल मिला करके ज़मीन की क्रय विक्रय से संबंधित है और फर्जी टाइप पूरा मामला है। इस वजह से ये मामला पंजीबद्ध किया गया था कंप्लेंट की रिपोर्ट पर और इसमें 3 आरोपी को हमने पहले ही अरेस्ट कर लिया था और अभी ये जो आरोपी है जो घटना दिनांक से ही फरार थे, इनको हमने राउंड अप किया है और इनसे भी पूछताछ अपन कर रहे हैं। और खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।